तो जय हिंद एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अभी हम आपको समझा रहे थे कि किस तरह से भारत में ये जो पूरी शासन व्यवस्था थी, जो सारी चीज़ें थी आपकी, कैसे कैसे आपकी चली हैं, तो इनको हमको देखते हुए चलना है। तो ऐसे में ये जो गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय है, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय, तो ये जो गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय है, तो इसमें किस तरह से क्या शासन की व्यवस्था है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये देखेंगे। देखिए, भारत में जब एंशियंट टाइम में शासन हो रहा था, मिडवल टाइम में शासन हो रहा था, मॉडर्न टाइम में शासन हो रहा था। तो एंशियंट हो गया, मिडवल हो गया, मॉडर्न हो गया। तो एंशियंट में भी राजा का शासन, मिडवल में भी राजा का शासन, मॉडर्न में यानी कि राजा शासन कर रहा था, राजा के बाद राजा का बेटा, राजा के बाद राजा का बेटा, मतलब उनके बेटे के बाद उनका बेटा, ऐसे करके आता जा रहा था। लेकिन जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब एक तरह से आते हैं, तो यहाँ पे राजा और उनके बच्चों का शासन नहीं चल रहा था। यहाँ शासन किसका चल रहा था? यहाँ एक पद पे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बाद दूसरा व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बाद तीसरा व्यक्ति। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, जैसे कोई एक जिला है, उस जिले का जो देख रेख करने वाला जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो जिला अधिकारी होगा। तो जिला अधिकारी ऐसा थोड़ी ना कि वो जिला अधिकारी को अपने पापा से वो जिला मिला हुआ है तो वो आगे जिला को देखते जाएगा। उसने एक पर्टिकुलर एग्जाम दिया है, वो एग्जाम देश का हर व्यक्ति दे सकता है। उसने एक पर्टिकुलर एग्जाम दिया है, उसको क्वालिफाई किया है, तब वो उस जिले का अधिकारी बना है। अब वो उस जिंदगी भर उस जिले में अधिकारी नहीं बना रहेगा, उसका ट्रांसफर होगा इधर से उधर, यानी कि कोई एक जगह आपकी फिक्स नहीं है, आप मूव करते रहोगे। तो ये जो व्यवस्था है, ऐसी ही व्यवस्था अंग्रेज लेके आए थे। अंग्रेजों ने ये व्यवस्था का इजाद किया था, ठीक है। तो भारत में जो व्यवस्था लेके आए थे, ये अंग्रेज लेके आए थे, और इसी व्यवस्था के तहत हमको देखना है कि भारत में जो पूरा अंग्रेजों का क्षेत्र था, जिस जिस क्षेत्र पे इन्होंने क्या किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था, जिस जिस क्षेत्र पे इन्होंने अपने अधिकार में जो जो क्षेत्र लिए हुए थे, वो सारे क्षेत्र आपके, यानी कि जो क्षेत्र इन्होंने अपने अधिकार में लिए हुए थे, वो सारे क्षेत्र इनके जो अधिकार में थे, यहाँ पे हम उनको देखते हैं कि उसको वो कैसे शासन करते थे। तो उसमें जो अधिकारी होता था, जो पूरे क्षेत्र का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसको गवर्नर जनरल कहते थे। 1857 की क्रांति से पहले तक उसको गवर्नर जनरल कहते थे। 1857 की क्रांति के बाद उसको वॉइसरॉय कहने लगे थे। मतलब वही है रिश्ता, वही सोच नहीं, स्टार प्लस टाइप का है ना, कि जो चीज़ पहले थी वही चीज़ अभी है, बट अब उसके बस थोड़े से क्या हो गए हैं, नाम परिवर्तित हो गया। उसका क्या हो गया, थोड़ा सा बस नाम परिवर्तित हो गया, बाकी सिस्टम वही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल हमारा कौन है? पहला जो गवर्नर जनरल है वो है हमारा वॉरेन हेस्टिंग। तो पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हो गया। और ये जो वॉरेन हेस्टिंग है, इसके टाइम पे क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्या क्या चीज़ें निकल के आई, वो हम देख लेते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे सबसे पहले क्या आया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। वॉरेन हेस्टिंग के ही टाइम पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1781 का एक्ट आया, 1781 का इसके टाइम पे एक्ट आया, अंडर विच द पावर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन बिटवीन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वर क्लियरली डिवाइडेड। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आया। द रोहिल्ला वॉर ऑफ 1774 आया। एग्जीक्यूशन ऑफ महाराजा नंद कुमार 5 अगस्त 1775। अब ये सारी चीजें क्या थी? देखो, अंग्रेजों ने भारत में एक चीज बेटा ही समझ लेना, भारत में सबसे पहला वो जमीन जहां पे अंग्रेजों ने प्रॉपर, वो क्षेत्र जहां पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था, वो बंगाल था। सबसे पहला क्षेत्र भारत का जहां पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था। देखो, इससे पहले जब मेडिवल टाइम में पुराने आपके एरिया में तुर्क आते थे, अरबी आते थे आक्रमण करने, वो सब पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, उधर की तरफ से हमला करते आते थे, है ना। जमीनी मार्ग से ही आते थे, समुद्री मार्ग से तो आते नहीं थे, तो उधर से हमला करने आते थे। यहाँ पे ये जो है आपके अंग्रेजों के टाइम पे, ये लोग तो समुद्री मार्ग से आए थे, ये लोग तो अपनी नौसेना लेके आए थे। तो इन्होंने सबसे पहला जो शिकार बनाया था बंगाल को। और बंगाल को जो इन्होंने जीता था, इसको लिख लेना साइड में, बंगाल का उस वक्त का जो नवाब था, बंगाल का उस वक्त का जो तत्कालिक नवाब था, उसका नाम क्या था? सिराज उद दौला। इनकी सिराज उद दौला से अच्छी खासी पटती नहीं थी, तो नवाब के साथ इनका एक हुआ था बैटल। बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच में और नवाब के बीच में, जिसमें नवाब को मार दिया गया था, नवाब की हत्या हो गई थी। अंग्रेज इस बैटल में जीत गए थे, या इंग्लिश वन दिस बैटल। इंग्लिश या इन्हीं को ब्रिटिशर बोल सकते हैं। ब्रिटिशर्स वन दिस बैटल,
ठीक है, ब्रिटिशर्स इस बैटल को जीत गए थे। ठीक है, 1757 का जो आपका ये बैटल होता है, इसमें ब्रिटिशर्स की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ठीक है, इनकी मतलब एक तरह से जीत हुई थी। और पराजय किसकी हुई थी, पराजय आपकी हुई थी आपके से नवाब की। नवाब हार गया तो उसकी मौत भी हो जाती है और अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। इसके बाद बेटा एक और बैटल होता है, वो फाइनल निर्णायक युद्ध होता है, उसके बाद तो अंग्रेजों का शासन ही आ जाता है। अगला युद्ध होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब होता है, 1764 में। किसके किसके बीच होता है, तो लिख लेना अमंग या बिटवीन कर देना। एक तरफ थे ब्रिटिशर और दूसरी तरफ था अगेंस्ट में कौन था, एक तो मुगल राजा था, मुगल किंग, क्या नाम था इसका, शाह आलम। दूसरा नवाब ऑफ अवध था, इसका नाम क्या था, सादतुल्ला। और तीसरा था नवाब ऑफ बंगाल। एक्चुअली नवाब बंगाल का वो नवाब नहीं था, दूसरा ये इसको बोलते हैं मीर कासिम, एक्स नवाब ऑफ बंगाल था। ये बंगाल का तत्कालिक नवाब नहीं था, एक्स नवाब ऑफ बंगाल था, इसी को हटा दिया था। ठीक है, एक्स नवाब ऑफ बंगाल। इनके बीच में हुआ था और युद्ध जीता कौन था, ब्रिटिशर्स जीते थे, है ना। युद्ध जीता कौन था, ब्रिटिशर्स जीते थे। बाकी ये तीनों की जो तिकड़ी बनी थी ये हार जाते हैं। और इसी के बाद अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से भारत पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, है ना। ये आपने कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जब अंग्रेजों का पूर्ण रूप से बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों का पूरी तरह से शासन आ गया, तो जब इनका पूरी तरह से शासन आ गया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सबसे पहले पास किया। फिर क्या किया, एक्ट ऑफ 1781 अंडर विच द पावर्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बिटवीन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वर क्लियरली डिवाइडेड। तो इन्होंने सबसे पहले इनके टाइम पे जो पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग बने। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे क्या आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर क्या आया, एक्ट ऑफ 1781 आया, अंडर विच द पावर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बिटवीन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता वर क्लियरली डिवाइड किया गया, है ना। और क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, रोहिल्ला आया और एग्जीक्यूशन ऑफ महाराजा नंद कुमार, है ना। इनको हम लोग लिख लेंगे।
ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग्स साहब कितने समय तक रहे? 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे। भाई इतना लंबे समय तक रहे, तो 1773 से 1785 तक। इनके टाइम पे और क्या क्या हुआ? इनके टाइम पे हुआ सेकेंड मैसूर वॉर 1780 से 84 तक। इनके टाइम पे हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। देखो अगर मराठा वॉर में मैं आपको बताऊं, मराठाओं के साथ अंग्रेजों के 3 युद्ध हुए। फर्स्ट, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि कितना हुआ था? 1775 से 82। फिर हुआ था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये हुआ था 1802 से 1805। फिर थर्ड हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, और ये हुआ था 1817 से 1818 तक। ठीक है, तो ये 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए, ये देख लेना। और ये तीनों एंग्लो, और मतलब देखो जब इनसे कोई ताकतवर शत्रु होता था तो एक युद्ध में अंग्रेज तो कभी नहीं जीत पाए भारतीयों से। मराठाओं से जीतने के लिए 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। सेम मैनर में इनको मैसूर से जीतने के लिए भी इनको कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी? 4 लड़ाई लड़नी पड़ी थी, है ना। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, 2 हैदर अली के साथ, 2 हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान के साथ हुए थे, है ना। चौथी लड़ाई में जाके फाइनली मैसूर को क्या कर पाए थे? जीत पाए थे। तो ये भी साइड में ही लिख लेना कि ये जो मैसूर है, मैसूर के साथ भी एंग्लो मैसूर वॉर भी कितने हुए थे? एंग्लो मैसूर वॉर बेटा 4 हुए थे। सबसे पहले लिखना फर्स्ट आपका कब हुआ था? 1767 से 69। फिर आता है सेकंड कब हुआ था? 1781 से 84। फिर आता है थर्ड कब हुआ था? 1791 से 92। फिर आता है फोर्थ कब हुआ था? 98 से 99। ठीक है, 2 बैटल इसमें से किसके साथ हुए थे? टीपू सुल्तान के साथ हुए थे। किसके साथ? टीपू सुल्तान। और बाकी 2 बैटल किसके साथ हुए थे? टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली के साथ हुए थे। ठीक है, इनको हमको लिख लेना है, इनको आप लोग लिख लीजिएगा। हो गया। चलिए फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रेंड। ये आपको लाइन नहीं लिखनी, ये तो लाइन नहीं लिखनी, बस ये लास्ट वाली लिख लेना। लास्ट वाली लिखना, देखो भाई, फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये लास्ट इंपॉर्टेंट है। ये बीच वाला मत लिखना, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी 1784 में स्थापना हुई थी। ये जो 1784 है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये आपका कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम क्या था? इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का काम था कि ये एक तरह से जो आपका जो इसको क्या कहते हैं, आपका भारत की जो भी सारी किताबें हैं उन किताबों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना इनका काम था।
क्यों? ताकि वो भारत की किताबों का, क्योंकि भारत की जितनी फिलॉसफी है, भारत का जो रिलीजन है, भारत की जो भी मान्यताएं हैं वो भारत की किताबों में लिखी हुई हैं। किसी एक व्यक्ति से पूछोगे वो इधर बताएगा उधर बताएगा, किताबें सारी पढ़ लो, है ना। तो इन्होंने कहा इन किताबों को जो अंग्रेजी में अनुवाद करेगा उनको इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि भाई जिन लोगों पे शासन करना है उनके बारे में पता होना चाहिए ना, कैसे लोग हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसको अच्छा मानते हैं, किसको बुरा मानते हैं, किसको महापाप मानते हैं, किसको पाप मानते हैं। तो ये चीज़ें अगर पता होंगी तो हम अच्छे से इनके ऊपर रूल कर सकेंगे। दैट इज़ वाई कोई भारतीयों को भला करने के लिए उन्होंने नहीं किया था। हालांकि इसी क्रम में जब उन्होंने भारतीय किताबों का एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत भारतीय किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद किया विदेशी भाषाओं में, तो बाहर के लोगों ने जब भारतीय दर्शन, भारतीय किताबें पढ़ी, इतना प्रभावित हुए कि भाई इतना अच्छा मतलब नॉलेज था इन लोगों को। तो इस तरह से फिर बाद में उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इस तरह से खुज के मतलब एक तरह से उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसको आप कर लीजिए। ये हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद अब अगला गवर्नर जनरल हमारा कौन आएगा? वॉरेन हेस्टिंग के बाद आएगा कॉर्नवालिस। कौन आएगा? कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग में और कुछ नहीं लिखना। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, 1786 से 1793 रहेगा। इसके टाइम पे देखो बेटा क्या हुआ, थर्ड मैसूर वॉर हुआ, है ना। उसके टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, और जो मतलब फर्स्ट तो नहीं हुआ था, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। इसके टाइम पे थर्ड होता है 1790 से 92। एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जब भी युद्ध होता था युद्ध के बाद में संधि होती है। जैसे अपने यहाँ पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था ना, याद कीजिए 65 वाली लड़ाई, उसके बाद ताशकंद समझौते के लिए हम लोग कहाँ गए थे, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए हुए थे, वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है, बड़े ही संदिग्ध तरीके से उनकी डेथ होती है। इसी तरह से जब थर्ड वाला मतलब एक तरह से वॉर हुआ जिसमें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिसको कहते हैं, जिसमें बांग्लादेश आपका क्या हुआ, एक अलग देश बन गया, उसके बाद शिमला समझौता हुआ था, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 92 तक होता है, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है। उसके बाद आता है कॉर्नवालिस कोड 1793। कौन सा कोड आता है? कॉर्नवालिस कोड 1793, incorporating several जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, कई जुडिशियल रिफॉर्म्स, सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राजस्व प्रशासन को एकदम सेपरेट कर दिया था, और सिविल ज्यूरिसडिक्शन लागू किया था। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793, बंगाल का जो 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम आता है वो भी 1793 का लागू होता है। यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, इनके टाइम पे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी कि जो भी भारत का प्रशासन जो चल रहा था ना, उसका यूरोपियनाइजेशन कर देते हैं, यानी कि जैसा इनके यहाँ हो रहा था वैसा ही यहाँ पे कर देते हैं। और ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था, तो परमानेंट सेटलमेंट लिख लेना, देखो ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने भारतवासियों से राजस्व वसूल करने का, टैक्स कलेक्ट करने के जो तरीके निकाले थे वो 3 तरीके निकाले थे। यानी इनका जो टैक्स कलेक्शन था, टैक्स कलेक्शन ये किया करते थे वो 3 तरीकों से किया करते थे, 3 व्यवस्थाएं लेके आए थे। एक व्यवस्था थी परमानेंट सेटलमेंट, एक व्यवस्था कौन थी, परमानेंट सेटलमेंट, जो कि किसके टाइम पे आई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस और कब आई थी, ये आपके 1793 में आई थी। ठीक है, और इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, कहाँ पे लागू हुई थी, बंगाल वाले एरिया में। इसमें यह था कि मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमको भाई अब एक किसान से जाके थोड़ी ना हम टैक्स वसूलेंगे कि तुम दो, तो कितने अधिकारी हमको रखने पड़ेंगे केवल टैक्स कलेक्ट करने के लिए, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। बोले ये पहले से जो जमींदार है ना, इन्हीं को जिम्मेदारी दे दो कि भाई तुम्हारे अंडर में 100 गाँव आते हैं, तुम 100 गाँव का टैक्स कलेक्ट करके आके हमको दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई, इसको बोला गया परमानेंट सेटलमेंट। और इस परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त, और स्थायी बंदोबस्त के तहत इन्होंने कह दिया जमींदार से कि ये जो जितने गांवों का तुम वो टैक्स कर लेके आओगे वो सारे गांव तुम्हारे। सोचो वो किसान जो उस गांव में रहता था, वो जमीन उसकी थी, रातों रात अंग्रेजों ने कागज दस्तावेज जैसे बना दिए कि रातों रात वो जमीन किसकी हो गई, जमींदार की हो गई। ठीक है, तो ये था परमानेंट सेटलमेंट। दूसरी व्यवस्था जो आएगी वो आपकी आएगी रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी। और तीसरी जो व्यवस्था आएगी वो कौन सी आएगी, महलवाड़ी सिस्टम।
महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये दोनों ही हम लोग एक तरह से आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। रैयतवाड़ी में अंग्रेजों ने कहा कि भाई जमींदार वाले में बड़ी दिक्कत हो गई थी, जमींदार मतलब बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हो, जब किसानों को पता चला कि हमारी ज़मीन रातों रात जमींदार को दे दी गई तो बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, तो बोले ये ठीक नहीं है। फिर रैयतवाड़ी में क्या किया, किसानों को ही रैयत कहते हैं, किसानों को रैयत कहते हैं, मतलब जो आपके रैयत हैं जो खेती करते हैं, तो रैयत से डायरेक्ट अंग्रेजों ने कॉन्टैक्ट किया कि हम डायरेक्ट आपसे टैक्स लेंगे, कोई बिचौली नहीं होगा। तो कम से कम इनकी हालत तो थोड़ी ठीक थी, है ना। ये आपका जाके 1818 में जाके 1820 में जाके ये व्यवस्था आएगी थॉमस मुनरो के टाइम पे। और जो महलवाड़ी व्यवस्था है इसमें कहा गया एक एक गांव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, यानी गांव का जो सरपंच होगा वो पूरे गांव का टैक्स कलेक्ट करके लाके इनको देगा। जैसे वो आपने याद है वो मूवी लगान मूवी, तो वो उसमें जो कैप्टन रसल रहता है बोलता है दुगना लगान देना पड़ेगा, तिगुना लगान देना पड़ेगा, तो गांव का सरपंच ही तो था ना, मतलब आमिर खान की मूवी थी अगर आपने देखी हो तो ये इस तरह की आपकी व्यवस्था थी, तो इसको आपको लिख लेना है। हो गया, चलिए अब हम इसमें फिर आगे देख लेते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ये सारी चीजें हुई, और क्या क्या हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस चले जाएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद कौन आएंगे, यानी सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग थे, पहले गवर्नर कौन थे, पहले जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। सेकंड नंबर के कौन थे, अच्छा देखो बेटा ये बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, क्योंकि अभी तक भारत कह रहे हैं अंग्रेजों ने केवल बंगाल के क्षेत्र पे कब्जा किया हुआ है। अब धीरे धीरे इनका कब्जा बढ़ता जाएगा ना, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद पूरा मैसूर कब्जा कर लेंगे, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद पूरा मराठा वाला महाराष्ट्र आंध्रा उधर वाला एरिया कब्जा कर लेंगे, तो धीरे धीरे एरिया बढ़ेगा ना। तो अभी ये कहलाएगा, ये जो अधिकारी है इसको कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब काफी बड़े हिस्से पे कब्जा कर लेंगे तब कहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और कई स्टूडेंट को लगता है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्योंकि तब तक उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा नहीं किया था, इंडिया पे कब्जा उनका धीरे धीरे आगे जाके होगा, है ना। तो वो तब जाके हम देखेंगे 1833 में जाके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, ठीक है। और 1857 की जब क्रांति होती है उसके बाद जो नया सिस्टम आता है उसमें इसी गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, माने रिश्ता वही सोच नई वाला सिस्टम कर दिया गया, ठीक है। अब हमारा आता है सर जॉन शोर 1793 से 1798, क्या नाम है, सर जॉन शोर 1793 से 1798। इनके टाइम पे क्या आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, बैटल ऑफ खरदा, बैटल ये इतना ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है भी नहीं इनके टाइम पे, बस ये याद करना चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया था। अच्छा ये जो चार्टर एक्ट है इनकी कहानी मैं बता दूं, ये हर 20 ईयर्स में आते थे, हर 20 साल में। अब 20 साल बाद अगला कौन सा आएगा, अगला आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर 20 साल बाद यानी +20 ईयर्स
है ना। फिर प्लस 20 ईयर्स, ये 20 है, 26 मत समझना, ठीक है। फिर 20 ईयर्स बाद 1833 का आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, माने ये हर 20-20 साल में आता था। 53 तक आएगा, फिर इसके बाद एक 20 साल बाद आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। उसके बाद तो ये चार्टर की व्यवस्था ही खत्म कर दी जाती कि भैया अब तो ये व्यवस्था ही नहीं रहेगी, ठीक है। इसको आपको कर लेना है। हो गया, चलिए। फिर उसके बाद आगे हम लोग आते हैं, अगला जो है हमारा वो आएगा लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली याद रखना, लॉर्ड वेलेजली। क्यों? क्योंकि लॉर्ड वेलेजली के ही टाइम पे 1798 से लेके 1807 इसके टाइम पे ही आपका सबसे पहले क्या हुआ था, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ मैसूर वॉर 1799, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। मैंने बताया ना, 2 मैसूर वॉर टीपू सुल्तान के पापा के साथ, जिसमें एक तरह से अंग्रेज हारे ही थे। जब टीपू सुल्तान के पापा यानी हैदर अली की डेथ हो जाती है तब टीपू सुल्तान आता है, फिर उसके बाद वो संधि कर लेता है। बाकी की दोनों लड़ाइयों में टीपू सुल्तान हारता है, ठीक है। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर, तंजौर का शासन अपने हाथ में ले लेते हैं, सूरत छीन लेते हैं, कर्नाटक ले लेते हैं। ट्रीटी ऑफ बसीन होती है, और यही ट्रीटी ऑफ बसीन बनी थी युद्ध का कारण। किसके युद्ध का कारण? सेकंड मराठा वॉर के युद्ध का कारण, ठीक है। तो सेकंड मराठा वॉर का जो कॉज था वो यही था, ट्रीटी ऑफ बसीन, है ना। देखो बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है कि कौन सा क्या है, एटलीस्ट ये मराठा और मैसूर वॉर इनको पता होना चाहिए। कि ट्रीटी ऑफ बसीन वगैरह नहीं याद रहता तो भी कोई वो बात नहीं है। ये लाइन जैसे इंपॉर्टेंट है कि ये सहायक संधि किसके टाइम पे हुई थी। अच्छा, मैं सहायक संधि अगर आपको समझा दूं ये थी क्या। सहायक संधि ये थी कि भाई देखो, अंग्रेजों ने कहा कि देखो राजा साहब विदेशी राजाओं के पास, रियासतों के पास गए कि राजा साहब क्या आप मतलब यहाँ पे अपना शासन वासन खुद देख रहे हो, अपनी सेना रख रहे हो, आपकी सेना तो किसी मतलब की नहीं है, हमारी अत्याधुनिक सेना के आगे, हम बंदूक गोली के आगे आपका तलवारबाजी कहाँ तक चल पाएगी। ऐसा करो, आप हमारी सेना रखो, है ना, आप हमसे हमारी सेना ले लो, हमारी सेना को अपने राज्य में रखो, अपनी सेवा सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। तो राजा को लगा अरे वाह, बड़ी आधुनिक डिसिप्लिन सेना मिल रही है। तो बोले बदले में क्या? बोले बदले में कुछ नहीं, बस इस सेना का सैलरी वैलरी आप लोग देते रहना, है ना, बाकी आप इसको सेना को रखो, आप हमसे एक तरह से किराए पे ले लो हमारी सेना। यही थी सहायक संधि। लेकिन सोचो, अगर हमने किसी का अपनी सुरक्षा का दायित्व तो किसी और को दे दिया, यानी कोई और हमारी सुरक्षा करेगा, तो वो ठीक है, वो बाकी लोगों से हमारी रक्षा करेगा। लेकिन अगर कल को वही व्यक्ति हमारे खिलाफ हो जाए तो उस व्यक्ति से हमारी रक्षा कौन करेगा, है ना। यानी अंग्रेज ही कल को अगर राजा के खिलाफ हो गए तो अंग्रेजों से राजा की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि राजा ने तो अपनी सेना हटा दी है। यही थी सहायक संधि, और इसी सहायक संधि के दम पे अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था, है ना। चलिए,
तो आई थिंक आज के लिए आपके लिए ये इतना काफ़ी रहेगा। कल हम इसके आगे से ये जो टॉपिक होगा इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको भाई अष्टमी, नौवीं, दशमी सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास खैर हमारी चलेगी ही, तो चलिए कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये रहे हमारे फाउंडर सर, है ना, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का फाउंडेशन, जिन्होंने आज से लगभग 20 साल पहले, यानी कि 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को डिफेंस सेक्टर में कोचिंग प्रोवाइड करने का। तो ये है हमारी ब्रांचेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हमारी ब्रांचेस केवल एक जगह ही नहीं है, भारत में दिल्ली में और रांची में भी हैं, इलाहाबाद के अलावा। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये अभी जो हमारे एक तरफ से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से ACC में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, फाइनल सिलेक्शन जिनका हुआ है, तो उनके बारे में। और अब ये है हमारा ऐप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। तो इन केस आप एक तरह से कोई भी डिफेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ अपनी तैयारी को और ज़्यादा शार्प बना सकते हैं। तो ये है हमारा ऐप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। इसको आप प्ले स्टोर पे जाके इस तरह से हमारे लोगों के साथ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नया बैच शुरू है, इसमें एडमिशन्स भी हो रहे हैं। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी कोर्स, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कभी भी आप इस पे कॉल कीजिए, आपको यहाँ पे जवाब दिया। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।